हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप लोगों के सामने आज फिर एक वीडियो लेके आया हूँ। पीछे कुछ वीडियोस में हमने M340 और कंट्रोल एक्सपर्ट के बारे में सीखा था कि M340 का कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं या कंट्रोल एक्सपर्ट पे हम सॉफ्टवेयर वगैरह कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे इनपुट आउटपुट हम डिफ़ाइन करते हैं। आज हम एक और हायर एंड कंट्रोलर हमारा होता है स्नाइडर में, जिसे हम M580 के नाम से जानते हैं। M580 जब भी हम रिटर्डेंट सिस्टम की बात करेंगे तो स्नाइडर में आपके माइंड में एक ही प्रोसेसर का नाम आता है M580। इसमें आपके 3 सीरीज़ होती हैं, 2040, 4040, 6040, जो आपको हायर एंड पे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। इसके बाद हमारे इसके कुछ 9 प्रोसेसर और होते हैं, जैसे 1020, 2020, 2040, 3020, ऐसे करके इसके आगे आपको हर प्रोसेसर का एक सिस्टम मिलता है। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड आईओस यहाँ पे आपको डिफाइन हो जाते हैं, यहाँ रिमोट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आईओस डिफाइंड हो जाते हैं इस वाले प्रोसेसर में। ये वाला प्रोसेसर जो होता है आपका हॉट स्टैंड बाय रिटर्डेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आईओस इसमें होते हैं। साथ ही आप इसमें एक चीज़ ये देखेंगे कि आपके नीचे रैक जो आती हैं, BME और BMX नाम से रैक आती हैं। BME का मीनिंग होता है, कहीं भी जब हम ईथरनेट बैकप्लेन की बात करते हैं कि ईथरनेट पे ही हमारा इंटरनली कनेक्टेड रहता है, जो हमारा काफ़ी फास्ट प्रोसेस में काम करा के हमको देता है। अगर एक हमारा BMX नॉर्मल रैक होता है, उस पे भी हम अपना सिस्टम लगा सकते हैं। लेकिन कुछ हमारे डेडिकेटेड कार्ड हैं जो BME के रैक पे लगते हैं, कुछ डेडिकेटेड कार्ड हैं जो BMX पे ही लगते हैं। तो हमारे ये कार्ड कैसे यूज़ होते हैं वो अभी मैं बताऊंगा। साथ के साथ आप ये रैक में देख रहे होंगे, जैसे BMX में 0400, 0600, 0800, 1200, ऐसे ही अभी आप BME में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 400 एज इट इज़ BMX में जो आ रहा था। फिर एक BME XBP आता है, यानी आप इसके पार्ट नंबर भी इसको याद करते चलिए। जब भी कोई बात करता है कि रैक की बात कोई हो रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस रैक की बात कर रहे हैं, उस रैक का पार्ट नंबर क्या है। तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एक BME XBP 0602, इसका क्या मीनिंग है ये मैं आपको अभी जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वहाँ पे बताऊंगा। फिर 800 में आता है, फिर एक 1002 में आता है। आप ये चीज़ देखिए, यहाँ पे 02 यहाँ आ रहा है और 400, लेकिन BMX में हमारा 400, 600, 800, 1200 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे 2 का क्या मीनिंग है वो अभी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये 02 वाले को ही करते हैं, और हम एक अपना स्टैंडर्ड जो सबसे लोअर प्रोसेसर होता है इसमें, P581020 वाले को हम कंसीडर करते हैं और इसको ओके कर लेते हैं हम। अब कॉन्फ़िगरेशन मेरी यहाँ पे बन के आ जाएगी। मैं अभी आपको एक बार स्टैंड अलोन प्रोसेसर पे बता रहा हूँ, उसके बाद रिटर्डेंट प्रोसेसर पे भी आप कैसे काम करेंगे, उसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं। और हमारे स्नाइडर के जो प्रोसेसर हैं वो डिफरेंट मेक के या ब्रांड्स के प्रोसेसर के साथ किस हिसाब से आपको बेटर फंक्शनैलिटी दे सकते हैं, वो चीज़ें आप अभी इसको देखेंगे आगे। ये देखिए मेरा रैक ओपन हो गया है। नो, अब मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट खोलता हूँ। ये कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। जब मैं इसका रैक खोलता हूँ, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मैंने रैक लिया था BME XBP 800, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल स्लॉट है, पावर सप्लाई लगी हुई है और 8 स्लॉट खाली है। अब मैं यहाँ पे अपना रैक चेंज कर देता हूँ, या मैं 10 स्लॉट या 6 स्लॉट दोनों की फंक्शनलिटी सेम रहेगी, वो मैं बताने के लिए आपको क्या ले रहा हूँ। इसको मैंने लिया। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे एक स्लॉट और ब्लैंक हो गया। इसका मीनिंग क्या है, जब मैं कभी रिटर्डेंट पावर सप्लाई की बात करूँगा कि मेरे एक रैक में रिटर्न पावर सप्लाई चाहिए। सपोज एक पावर सप्लाई तो कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि SMPS पावर सप्लाई है तो यहाँ पे हम क्यों लगा रहे हैं। एक स्विचिंग मोड पावर सप्लाई होती है जिसे हम SMPS बोलते हैं, वो हमारे इस सिस्टम पे नहीं लगता है, वहाँ से हम 24 वोल्ट अपना निकाल रहे हैं। लेकिन ये जो पावर सप्लाई है ये मेरे रैक को एनर्जाइज करती है। जो यहाँ हमने जैसे M340 वाले में भी देखा था, ये जो स्लॉट्स हैं हम इसमें DIDO अपने कम्युनिकेशन कार्ड वगैरह सारे लगाएंगे, और तो ये इस रैक को डिफाइन करते हैं। और ये जो पावर सप्लाई लगती है यहाँ पे, इसको हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न जब मान लीजिए कभी हमारा एक कोई पावर सप्लाई खराब ही हो जाए, तो हम नहीं चाहते हमारा सिस्टम बंद हो। जहाँ पे भी रिटर्डेंट पावर सप्लाई की बात होती है तो हम ये वाला रैक लेंगे और ये वाली पावर सप्लाई हम लेंगे। जैसे आपको
या ला अभी एसी पावर सप्लाई जब जहाँ पे आपको यूज़ होनी हो, जैसे यहाँ पे 4002 लिया है यानी एसी पावर सप्लाई हम लगाने वाले हैं। अगर मैं इसे 4022 ले लूँगा यानी 24 वोल्ट इसमें सप्लाई आएगी, और ऐसे 3522 लूँगा तो 125 वोल्ट सप्लाई आएगी। तो अभी मैं इसको यही ले लेते हैं, दोनों सेम ही ले लेते हैं। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसकी पावर सप्लाई कैसे डिसाइड होती है वो भी हमें देखना चाहिए। इसका पावर अपनी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। पावर सप्लाई बजट का है कि ये कितने वाट का आ रहा है, कितने एम्पियर है। जब भी हम इसमें इनपुट आउटपुट लगाते हैं तो हमें वो भी देखना पड़ता है कि हमारे कितने एरर आती है, और वो वार्निंग्स भी हमें यहाँ नीचे दिखाई देती हैं कि हमारा पावर सप्लाई कहीं कुछ का ज़्यादा तो नहीं है, वो उसके हिसाब से बताता है। साथ के साथ इसमें हम कैसे करके अपने DI कार्ड लगा सकते हैं, DI/DO एनालॉग कार्ड लगा सकते हैं, वो हमने जैसे M340 में देखा ही था वैसे ही एज इट इज़ इसमें लगना ही है। अब इसमें एक बेनिफिट क्या होने वाला है मैं आपको वो दिखाता हूँ। जैसे IO डाटा टाइप डिवाइस DDT, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं फिर एक एनालॉग ले लेता हूँ, मैं एनालॉग AMI 810 ले लेता हूँ। इसको मैं ले लेता हूँ ऐसे करके, और मैं साथ के साथ एक DO ले लेता हूँ जिसको मैं टोपोलॉजिकल में लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब इसके बाद हम एक एक करके आते हैं। पहले हम DI/DO की इसमें एड्रेसिंग तो वैसे भी होती है जैसे M340 में होती थी। इसमें कुछ नया भी है आपके लिए, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको पुराने वाले से मैं समझा देता हूँ। जैसे हमने पहले वाले में किया था, ये Q था, हमने इसको अपना अपग्रेड ग्रिड मारा है, तो हमारे एड्रेसिंग आप ये देख ही रहे होंगे Q040, ये एड्रेसिंग जैसे उसमें आती ही थी। ठीक है, ये नॉर्मल हो गई। आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, मैंने DO में एक टोपोलॉजिकल एड्रेस पकड़ा था। अब अगर हम DI की बात करते हैं, आप DI में एक चीज़ देखोगे। अब ये कहोगे ये क्या हो गया, ये होता है इसकी नेमिंग का, इसके डिवाइस DDT बन जाते हैं। इसका आपको अपने प्रोग्रामिंग करने में बहुत बेनिफिट आने वाला है। साथ के साथ अगर आप प्रोसेसर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आपको इसकी भी एक डिवाइस DDT आपकी बन जाती है, वो वहाँ पे मैंने दिखाई है। यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन टाइम रियल टाइम क्लॉक होता है, इसके सारे एनिमेशन है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके IO ऑब्जेक्ट्स कैसे आएंगे, इसकी DDT क्या काम करती है, वो चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। एक मैंने एनालॉग का भी आपको दिखा देता हूँ। एनालॉग का भी मैंने डिवाइस DDT ही लिया था, तो उसकी एड्रेसिंग भी आप यहाँ पे इस तरीके से देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप आके इसके रेंज सेट कर सकते हैं कि 0 to 10 वोल्ट लेना है, 4 to 20 लेना है, जो भी लेना है। इसकी स्केल रेंज क्या है कि मेरा कितने रेंज में कौन सी वैल्यू आ रही है। ये रॉ काउंट्स हो जाते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू भी डाल सकते हैं। सपोज कोई वैल्यू आ रही है कि 4 मिली एम्पेयर पे 0 वैल्यू आ रही है, 20 मिली एम्पेयर पे 100 आ रही है, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं आपको यहाँ पे इसके वेरिएबल्स क्या डिफाइंड हुए हैं। देखिए इसमें DO का नहीं मेंशन्ड है, और अगर मैं इसमें एक DO और ऐड कर देता हूँ जो शायद आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, ये लेता हूँ, इसको मैं डिवाइस DDT लेता हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे यह DO भी आ गया, स्लॉट 5। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले मैं DO को एक बार देखता हूँ। अब आप ये देखिए ये क्या आ रहा है। जब भी मैं करता हूँ इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, डिवाइस DDT यानी मॉड्यूल हेल्थ। अगर मॉड्यूल हेल्दी नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, हेल्दी है तो ये 1 आ जाएगा। एक तो मॉड्यूल हेल्दी है कि नहीं, दूसरा मॉड्यूल फॉल्ट में तो नहीं है, मॉड्यूल फॉल्टी तो नहीं है। मॉड्यूल फॉल्ट कब हो सकता है, कोई चैनल खराब होगा, कोई और एरर होगी, वो आ जाएगा। कोई चैनल तो एरर में नहीं है, आपके 32 चैनल का लिया है, 32 आपके आ जाएंगे, यानी 0 से 31। फिर इसके अब इसमें भी ये वाला चैनल की हेल्थ ओके है कि नहीं है, ये वैल्यू इसकी क्या आ रही है। मतलब इन शॉर्ट आपको इस पर्टिकुलर DO कार्ड की मॉड्यूल हेल्थ, मॉड्यूल का फॉल्ट
पर्टिकुलर चैनल की हेल्थ, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको ये कभी किसी स्कैडा में डिस्प्ले कराना है तो जनरली आपको इसके लिए लॉजिक बनाना पड़ता था, यार इसका मैं ऐसे करके डाटा देखूंगा। इसमें कुछ नहीं करना है, सारा कुछ आपके पास ऑलरेडी डेवलप्ड है। आपको सिंपली ये डाटा उठाना है, किसी एक मेमोरी एड्रेस में मूव कराना है और अपने डिस्प्ले में चेक कर लेना है। ठीक है। नाउ अब इसके बाद अगर मैं एनालॉग की बात करूं, एनालॉग भी ऐसे ही आता है, मॉड्यूल हेल्थ, चैनल हेल्थ। इसमें आप एनालॉग में एक चीज़ और देखेंगे, चैनल हेल्थ आ गया। ये आपका कौन सा फंक्शन टाइप है, वार्निंग चैनल की वार्निंग कोई तो नहीं आ रही है। फिर उसमें मेजर स्टेटस वर्ड क्या है, लाइंड चैनल क्या है, लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, थ्रेशोल्ड एरर क्या है। अगर किसी को कोई किसी भी टाइप की कोई भी और इसका स्टेटस चाहिए तो आप दे सकते हैं। वैल्यू क्या आ रही है, आपने कोई फोर्स वैल्यू तो नहीं करा रखी है, फोर्स कमांड तो नहीं दे रखी है, फोर्स स्टेट तो नहीं है, कोई ट्रू वैल्यू या फिजिकल वैल्यू क्या आ रही है वो यहाँ पे आपको दिखाई देती है। अगर मैं ऐसी डीआई की बात करता हूँ तो वहाँ पे जैसे हमने डीओ का देखा था वैसे ही सारा सिनेरियो इसमें है। नाउ ये तो रही डीआईडीओ की बात। अब ये डीआईडीओ हम अगर देखना चाहें पर्टिकुलर चैनल को, हम कैसे देखेंगे, वो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए, इसका एनिमेशन टेबल देखिए। इसकी एड्रेसिंग भी आपको बहुत मज़ेदार वे में आने वाली है। आप ये देखो, इसकी एड्रेसिंग पहले हम उसमें I0.1.0 ऐसे करके लिख लेते थे। नाउ अब इस समय इसकी एड्रेसिंग कैसे होने वाली है, इसकी एड्रेसिंग जो होगी वो मैं आपको लॉजिक में यहाँ पे बाद में समझाऊंगा। ठीक है, जब इसकी आईओ मैपिंग कराएंगे। अल्टीमेटली उसमें करना क्या है, ये जो है PLC 0_D0_R0_S2 रैक 0 स्लॉट 2, फिर DDI 6402 के आ गया। फिर उसका डिजिटल चैनल है तो डिजिटल चैनल इनपुट 0 है और इनपुट की भी वैल्यू। ये आप पूरा नेमिंग आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपके वहाँ पे काम हो सकता है। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है यार नाम बहुत बड़ा है इसका, आप इसका नाम छोटा कर दो, DDO स्लॉट 5। एक मिनट, ये सॉरी, ये वैलिडेट करना था, मैंने वैलिडेट नहीं किया था। ठीक है, अब ये हो गया। अब आप यहाँ पे आएंगे, ये आ गया। अब देखिए इस नाम से आ गया, सारी नेमिंग स्मॉल हो गई। अब मेरे को केवल इसी को देखना है, तो ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर नेम ही मैं लिख सकता हूँ। अब ये वैल्यू आ गई, अब आपने इसने कॉपी करना है और सीधा वहाँ पेस्ट कर देना है। तो जैसे आप DO वो एड्रेस डालते थे I या Q वाले, वो सारी एड्रेस अब आप ऐसे करके लिख सकते हैं। ये तो रही आपके DIDO की एड्रेसिंग के बारे में, जो चीज़ अभी क्लियर हो गई। नाउ अब मेजर चीज़ होती है प्रोसेसर का स्टेटस जानना। प्रोसेसर का स्टेटस क्या है कि BME P58E प्रोसेसर एक्सटर्नल का आ गया। अब इसमें आपको सबसे अच्छी चीज़ें क्या मिलने वाली हैं, सबसे पहले ईथरनेट स्टेटस क्या है वो आपको मिल जाएगा। लिंक अप एंड डाउन है, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। इस प्रोसेसर में मेरे पास 3 पोर्ट होते हैं, एक सर्विस पोर्ट, जो 2 हमारे ईथरनेट पोर्ट आ जाते हैं। फिर ईथरनेट बैकअप पोर्ट लिंक कैसा है, बैकप्लेन पोर्ट का। रिटेंडेंसी स्टेटस क्या है, रिटेंडेंसी इसमें आती नहीं, लेकिन जब हम रिटेंडेंट प्रोसेसर लगाएंगे तब भी उसमें ये स्टेटस आ जाएंगे। स्कैनर ओके है कि नहीं, ग्लोबल स्टेटस, नेटवर्क हेल्थ, सर्विस स्टेटस, RSTP सर्विस, पोर्ट 502 सर्विस। मतलब आपको जो भी इसमें स्टेटस चाहिए, मॉडबस स्कैनर क्या है, वेब सर्वर क्या है, फर्मवेयर अपग्रेड क्या है, EIP अडेप्टर मेरा ओके है नहीं, इवेंट लॉग स्टेटस कुछ है कि नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रोसेसर से रिलेटेड जो भी आपको डेटा चाहिए वो आपको मिल जाएगा। जैसे आपका ड्रॉप हेल्थ क्या है, जब भी आपके इसके नीचे कोई ड्रॉप लग रही है तो वो ड्रॉप की आप कितने 31 ड्रॉप्स लग सकती हैं, वो स्टेटस आपको मिल गया।
अगर आप रिमोट हेल्थ की बात करते हैं तो इसका रिमोट आईओएस जो लगे हैं उसका आपको यहाँ पे सिस्टम मिल जाएगा। फिर डीआईओ हेल्थ आपकी क्या है, ड्रॉप कंट्रोल क्या है, आरआईओ कंट्रोल क्या है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जो भी आपको स्टेटस चाहिए वो सारे स्टेटस आपको ये मिल जाते हैं। तो M580 को प्रोसेसर को लेने का मेजर एडवांटेज तो एक तो आपको ये मिल जाता है कि आपको डीडीटी इस लेवल में मिल जाएगा कि डीआईडीओ लेवल पे भी आप उसकी ट्रबल शूटिंग और सम उसके आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, स्काडा में भी डिस्प्ले करा सकते हैं, ताकि अगर आपके किसी कार्ड में कोई फॉल्ट आता है तो इन फ्यूचर आप उसको डायग्नोस स्काडा के थ्रू ही चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, सीधा आपको वहाँ पे मतलब वहाँ पे आप कार्ड पे जाके 1 बाय 1 नहीं देखना है, आप स्काडा पे ही वो चीज़ डायग्नोस हो जाती है। प्लस अब इसमें डीआईडीओ हमने बता दिया। अब इसके बाद आ जाते हैं हम प्रोसेसर पे डायरेक्टली। प्रोसेसर में अब मैं इसके एक एक ईथरनेट पोर्ट पे बताऊंगा, डीआईडीओ, एआईओ, ये तो अब आपको सबको आइडिया हो ही गया है। अब मैं इसको एक बार बैकअप इसका बिल्ड कर देता हूँ पहले। मेजरली जो ज़्यादातर लोग अगर इस सिस्टम पे काम करते हैं तो एक चीज़ करते हैं, ये जो नेमिंग मैंने चेंज करी ये कभी नहीं करते। बाय डिफ़ॉल्ट जो नेमिंग है वही लेके चल देते हैं कि या तो लोगों को पता नहीं होता या वो करना नहीं चाहते। अब ये नेम इतना बड़ा है, जनरली लोगों को इसका आइडिया नहीं है, जो इसीलिए मैंने कहा आपको मैं बता दूं। कल को आपको यूज़ करना है नहीं करना है वो इट्स डिपेंड्स ऑन यू ओनली, बट यू हैव टू नो अबाउट हाउ टू चेंज। सो अब हम प्रोसेसर पे आ जाते हैं। प्रोसेसर का अभी आप एक चीज़ और देख रहे होगे, यहाँ पे मेरे पास दो वार्निंग आ गई है। वो क्या वार्निंग आ रही है? एक TFTP ऑप्शन मस्ट बी चेक्ड, प्लीज चेक द कॉन्फ़िगरेशन या यो बस में। और दूसरा बोला है द मॉड्यूल रिक्वायर वोल्टेज कैपेसिटी इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम द पावर सप्लाई। तो इसमें इसके हिसाब से हमारे इसमें जो वोल्टेज कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है। अब मैं एक बार अगर इसको डिलीट, कोई हायर एंड का प्रोसेसर पावर सप्लाई लगा के देखता हूँ। क्या ये वार्निंग जाती है? देखिए एक वार्निंग तो आपकी चली गई TFT वाली। अभी आ जाती है द मॉड्यूल रिक्वायर्स अ वोल्टेज कैपेसिटी इज नॉट अवेलेबल। तो इसमें एक मिनट, मैंने अच्छा DI का ही मैंने डाल दिया। इसमें पावर सप्लाई के लिए मेजरली बोल रहा है कि आपके पावर सप्लाई की कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है इसके लिए। तो ये बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज पॉइंट नहीं रहता है। ये बस वार्निंग्स रहती हैं, जितनी ज़्यादा आप इसको अवॉइड कर सकें वो हटा दीजिए। जैसे मैंने पावर सप्लाई चेंज करी तो मेरे यहाँ पे और उसकी वार्निंग हट गई। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे DO हटा देता हूँ और ये वाला भी DO हटा देता हूँ, मैं सपोज मैं ये AMI भी हटा देता हूँ, तो अब यहाँ पे इसने इसका एरर दे दिया कि आपके पास ये दोनों इस DDT का हमारे पास कोई यूज़ नहीं है, तो उसको लेके अब डिलीट कर दिए। प्लस इस कॉन्फ़िगरेशन में मैं अब एक काम करता हूँ और मैं इसको इस वाले DI को भी डिलीट मार के 32 DI लेके इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ। और मैं इसकी पावर सप्लाई तो मैं 8 स्लॉट का बैक प्लेन ले लेता हूँ।
अभी देखिए सारी वार्निंग अड़ गई, क्योंकि वो उस DI को या इस डिवाई को उस लेवल पे उस रैक के साथ वो कंपेटेबल नहीं है कायदे से। एक प्रॉपर वे है दैट्स वार्निंग इज जीरो एंड जीरो एरर होना नहीं चाहिए। बट सम टाइम हम लोग मैक्सिमम टाइम पे उस वार्निंग के साथ भी हम सिस्टम चला देते हैं। बट एज पर द स्नाइडर प्लेटफॉर्म अगर हम बात करें तो वार्निंग्स नहीं आनी चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर के उस पे, वो एक हेल्दी हमारा कॉन्फ़िगरेशन नहीं माना जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए। बट सम टाइम ये आपको ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे जहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम ये एरर वार्निंग्स मिलेंगी, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आपका सिस्टम तब भी वहाँ पे रन थ्रू कर जाता है। नाउ अब मैं प्रोसेसर पे क्लिक करता हूँ। प्रोसेसर के इस पर्टिकुलर ईथरनेट पे पोर्ट पे मैंने क्लिक किया है। अब यहाँ पे हमें क्या नई चीज़ें मिलने वाली हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे एक FTP सर्वर है, TFTP डिसेबल्ड है, STP डिसेबल्ड है, बूट है, NSMP SNMP है, EIP है, ये सब का आपको बाद में यूज़ आने वाला है। फिलहाल इसको अभी क्या करना है, मैं अनफोर्स सिक्योरिटी कर देता हूँ और इसको अनलॉक सिक्योरिटी कर देता हूँ। सब कुछ इनेबल्ड हो गया, एक्सेस कंट्रोल डिसेबल्ड हो गया। आप जब भी M580 पे प्रोग्रामिंग करने जाएंगे सबसे पहले आपको ये सब काम करने हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। IP कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आप IP अपने हिसाब से कुछ भी एक मेंशन करके डाल सकते हैं। अगर हम रिडंडेंट प्रोसेसर की बात करेंगे तो जो IP आप यहाँ पे डालेंगे उसकी नेक्स्ट IP आपकी स्टैंड बाय प्रोसेसर की अपने आप डिफाइंड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 192.168.10.1 डाला तो स्टैंड बाय प्रोसेसर की ऑटोमेटिकली वो 10.2 हो जाएगी। तो वो 10.2 अब आप कहीं यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब ये CRA का अपडेट स्टेटस अगर आपको कुछ और इसमें CRA लगा है तो वो कैसे करना है, वो EIO बस में लगता है। अभी हमारे पास यहाँ पे वो कुछ नहीं है। यहाँ पे जो हमारा जो प्रोसेसर रहते हैं EIO बस लगाने वाले, वो हम यहाँ पे क्लिक करके उसका एक अलग से उसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है, उस पर हम काम करते हैं। फिर आपका एक RSTP आता है, SNMP आता है, NTP आता है। सो ये कई सारे आपके पार्ट्स रहेंगे। जब आपकी जैसी रिक्वायरमेंट रहती है तब आपको ये सारे यूज़ करने होते हैं। बट इन नॉर्मल वे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है। सिक्योरिटी पे आप सारी चीज़ डिसेबल करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ वैलिडेट करना पड़ता है। वैलिडेट करके इसको आपको बिल्ड कर देना चाहिए। अब बिल्ड कर देते हैं। अब आपका यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो गई है आपका सिस्टम बनाने के लिए, आपका लॉजिक चलाने के लिए। और आपको M580 पे अब आप प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप USB से प्रोग्राम डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप इंटरनेट पे इसकी बाय डिफ़ॉल्ट IP अभी डाउनलोड करने के बाद ये वाली हो जाएगी। उसके बाद आप उस पर काम कर सकते हैं। तो आज के लिए एक चीज़ मैं और कर थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। एक तो IO मैपिंग कभी भी कराइए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्सेल में कराइए, वो ST में कराइए, वो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ कर दिया। तो मेरे को कोई एक एड्रेस पे मूव कराना है तो मैं एड्रेस कर लेता हूँ परसेंट MW0 या M1 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, सॉरी इस यहाँ पे तो नाम डालना है तो डिजिटल इनपुट 1। ठीक है। अब इसको कुछ भी एक एड्रेस जब देना होगा तो दे देंगे। फिलहाल अभी मैं एक IO मैपिंग में कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ पे डाल दिया कॉलन इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे मेरे को केवल इस चैनल का अभी इनपुट में लेने वाला हूँ। इसको मैं इनिशियलाइज एलिमिनेशन टेबल कर लेता हूँ। अब जो भी ये आया इसको कॉपी करना है मुझे और यहाँ लगा के, अभी देखिए ये पूरी नेमिंग आपकी इतनी बड़ी आपको मिल गई है, वो आपके डिजिटल इनपुट में आ गई।
और ऐसे ही आपको इनपुट आउटपुट जो मैंने बताया था इस तरीके से आप करेंगे। इससे एक तो आपका काम फास्ट हो जाता है, आपकी टाइम सेविंग हो जाती है। अभी आप ये कहोगे यार इसमें क्या है, ये तो एक कार्ड लगा हमने कर, अगर आप ये सोचिए ऐसे आपके 100 कार्ड लगे हैं, तब आप क्या करेंगे? तो एक तो आपने एक्सेल में सारा चीज़ किया और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर दिया। तो अगर आप इंडिविजुअली इन सबको लैडर में बनाने जाएंगे या फंक्शन ब्लॉक या और किसी में बनाने जाएंगे, जो आपकी टाइम जाएगा वो कम से कम घंटों में आप करना घंटों में होगा। और ये काम आपका विद इन 5 to 10 मिनट्स में सारे आईओ मैपिंग कंप्लीट हो जाएगी। नहीं है तो कभी भी आप काम करें तो मेरा जो वे है वो यही है कि आप किसी भी मेक की पीएलसी पे काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपको एक आईओ मैपिंग करानी चाहिए, एक इंटरनल रजिस्टर जिसके अंदर इनपुट आउटपुट मैच करा लेना चाहिए। इन फ्यूचर कभी भी आपका कोई हार्डवेयर या लॉजिक में जब आप प्लांट पे जाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है इस इनपुट की जगह वो वाला इनपुट लग गया, दूसरे इनपुट की जगह कुछ और इनपुट या आउटपुट लग गया, तो आप पूरे लॉजिक में, अगर आपने एड्रेसिंग बेस पे काम किया तो आपको पूरे लॉजिक में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इस वे में काम किया है तो क्या होता है, आपको क्या लिया हार्डवेयर, इसकी जगह अगर मेरे को सपोज मेरा 1 और 2 इनपुट इंटरचेंज हो गया है, मैं अभी यहाँ पे 1 और 2 इनपुट आपका चेंज हो गया, मैंने इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पे 2 कर दिया और यहाँ पे 1 कर दिया। अब कल को मुझे पता चलता है ये दोनों इनपुट इंटरचेंज हो गए, आइदर तो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ 1 0। इससे क्या होगा, आपके लॉजिक में कहीं चेंज नहीं करना, आईओ मैपिंग में आपने एक जगह चेंज कर दिया, आपका लॉजिक अपने आप चेंज हो गया। ऐसे करके अगर आपके दसियों सिस्टम है उसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और ये लैडर या बीडी से काफ़ी फास्ट वे में काम होता है। M580 में फ़िलहाल मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो बनेगी, इसमें आपके क्या क्या इनपुट आउटपुट का लेने का क्या बेनिफिट है, एक बना के देख लेते हैं जिससे आप सभी को थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। मैं एक 2040 वाला प्रोसेसर ले लेता हूँ और मैं इसको ऐड करा लेता हूँ। अब ये सारे प्रोसेसर आपके बन रहे हैं। अब आने वाले कुछ वीडियोस में मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ कि जैसे कैन ओपन या 61850 इन सब लेवल पे भी मैं काम करके आपको दूंगा, जो प्रोटोकॉल्स होते हैं। यहाँ पे ये आ गया और ये डिस्ट्रीब्यूटेड आईओज में आ गए, आ जाता है अपने पास। जैसे मैंने EIO उसमें नहीं खोला था, इसमें मैंने EIO खोला है, आप यहाँ पे देखेंगे X80 आ गया। अब इसके नीचे आ गया, इसके नीचे एक CRA कार्ड लगते हैं और रिटेंडेंट इसके साथ लगेगा। ये EIO अडाप्टर अगर आपको लगाना है तब ये लगाना है, अगर रिटेंडेंट प्रोसेसर के साथ है तो ये दोनों लगाना होता है। अब यहाँ BMX वाला हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसके लिए हम कोई सा BMX वाला भी रैक ले सकते हैं। तो अभी मैंने इसको कंसीडर करके ओके कर दिया। अब क्या होगा, आप इस पीएलसी पे लोकल पीएलसी पे और लोकल रैक पे भी अपने DIDO यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसके नीचे मैंने एक रिमोट एडाप्टर वाला कार्ड लगा दिया है CRA, तो इसमें भी आप DIDO यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ वो CRA कहाँ पे आपका यूज़ करने वाला है, मतलब आपने एक जस्ट मान लीजिए आपका 1 किलोमीटर पे भी अगर आप CRA लगा देंगे तो आप FO केबल के थ्रू कन्वर्जन लगा के ईथरनेट पे आप वो कर देते हैं, तो आपका क्या होता है कि दोनों एक रिमोट आईओस का वो काम कर जाएगा CRA, और वहाँ से आप डाटा वहाँ पे फेच करके M580 में दिखा सकते हैं। रिमोट अडाप्टर की क्या क्या सेटिंग्स होती हैं या रिटेंडेंट प्रोसेसर की क्या सेटिंग्स होती हैं वो मैं आके कुछ वीडियोस में आपको बताने ही वाला हूँ। अब यहाँ पे भी आके आप अपने हिसाब से कोई भी पावर सप्लाई ले सकते हैं। अब इसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होने वाली है वो भी मैं आपको कुछ वीडियोस में कोशिश करूँगा एक प्रेजेंटेशन या कुछ वैसा बना के आपको दिखा पाऊँ।
अल्टीमेटली वैसे होता क्या है, ये वाला पॉइंट से आप केबल उठा के यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ से भी उठा के आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो आपका एक क्रॉस कनेक्शन आपका बन जाएगा। और ये इस वाले पॉइंट से ये डाटा अपना कम्युनिकेट कर लेता है। इसके लिए आपका EIP ये इनेबल होना ज़रूरी है। तो इसको अगर आप इनेबल कर देते हैं तो आप यहाँ पे भी ऐसे ये दोनों कर देते हैं तो भी आपका काम हो जाता है। वैसे आपको जनरली अनलॉक सिक्योरिटी, अनलॉक एंड फोर सिक्योरिटी ये सारी चीज़ कर देनी चाहिए। नहीं तो अगर आप ये वाला अगर आपका इनेबल नहीं है तो अगर आपने नीचे करना दिया है तो भी आपको कम्युनिकेट नहीं करने वाला है। तो चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेंगी और यहाँ पे वैलिडेट करना पड़ता है। इसलिए इसको मैं सीधा यहीं से अनलॉक सिक्योरिटी करके और हम बिल्ड करके अपना सिस्टम चला सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसमें हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आपके और क्या रिक्वायर्ड टॉपिक्स रहेंगे वो आप मेरे को कमेंट करके बताइए और मैं उन टॉपिक्स को जल्दी ही कवर करने की कोशिश करूँगा। और याद रखिए आगे आने वाले कुछ वीडियोस में मैं 61850 कैन ओपन या मॉडबस से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स भी उस पर भी वीडियो करने वाला हूँ। और साथ के साथ हम M580 के कुछ स्पेशल ब्लॉक्स पे हम कैसे काम कर सकते हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स क्या क्या होते हैं और उस पर कैसे काम करना है उसका भी कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट आपके लिए ब्लॉक्स वगैरह का भी हम यूज़ करके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, और जो भी अच्छा अगर पॉइंट लगता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।